Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पिछली क्लास में हमने हाई वोल्टेज के बारे में पढ़ा था कि हाई वोल्टेज क्यों हम ऑप्ट करते हैं, क्यों हम इसको यानी राइज करते हैं। और यानी लो वोल्टेज का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद था कि हम ग्रिड स्टेशन में 11 केवी को जनरेट करते हैं। और इसी 11 केवी को फिर हम जो हमारे स्ट्रीट ट्रांसफार्मर है उसमें भी हम 11 केवी तक इसको स्टेप डाउन करते हैं। तो वाई नॉट कि हम स्टार्ट से ही 11 केवी को स्टेप अप ना करें और 11 केवी को यहाँ तक ले जाएं और फिर हम इसको 220 तक इसको स्टेप डाउन करते हैं। तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि अ, फिर करंट अगर बहुत ज़्यादा पावर होगा तो बहुत ज़्यादा पावर को अगर सिर्फ 11 केवी ही कैरी करे तो फिर उसके लिए हमें ज़्यादा साइज़ के कंडक्टर चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो ज़्यादा होगा। और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी कि 11 मेगावाट का हमने जनरेशन किया था। और 11 कीवी की जनरेशन उसके लिए अगर हम 11 कीवी को ही मेंटेन रखते हैं तो उसके लिए जो करंट होगा वो 1000 एम्पेयर तक अ, हमारे पास आया था। और 1000 एम्पेयर को कैरी करने के लिए बहुत बड़े बड़े साइज़ के कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वजह से हम इस चीज़ से बचने के लिए हमने हाई वोल्टेज को यानी राइज किया, उसको ऑप्ट किया। ठीक है। तो अ, इससे पहले कि हम ट्रांसमिशन लाइन की तरफ बढ़ें तो हम पॉइंट चार्ज से स्टार्ट लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है यानी ट्रांसमिशन लाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी एंड पोटेंशियल से रिलेटेड है। सही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड। सही। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज। यानी ये एक चार्ज है। सही है। और फील्ड जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस यानी उसका असर कोई टेस्ट चार्ज महसूस कर सकता है तो उसको हम उसका फील्ड कहते हैं। यानी अगर ये चार्ज है कोई। सही है। सो अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूँ और वो उसको रिपेल कर दे तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ और फिर वो उसको रिपेल करे तो इसका मतलब है कि ये इसकी फील्ड के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो अब ये ना रिपेल हो रहा है ना अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब ये फील्ड से बाहर है। मैं इस तरह एक एक पॉइंट करके नज़दीक आता जाऊंगा और फिर मुझे पता लगेगा कि ये देख ये जो है पूरा इसका क्या है, फील्ड है। यानी इसके अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को ये इन्फ्लुएंस करता है, यानी या इसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा चार्ज है। अमूमन आपको पता है कि हम टेस्ट चार्ज को कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ताकि हमारे लिए एक स्टैंडर्ड रहे, एक आसानी रहे। और सोर्स चार्ज को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो जब ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा तो ये इसको रिपेल करेगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इस तरह बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। यानी ये रिपल्जन को वो करते हैं। इस तरह नहीं होता कि रियल में कोई इस तरह की तीर वो बाहर की तरफ चार्ज फेंक रहा होता है, इस तरह नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके मुकाबले में नेगेटिव चार्ज एज ए सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज तो आपको पता है कि हम पॉजिटिव ही लेते हैं और उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। तो ये अब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसकी तरफ आएगा। जहाँ पे भी मैं ये चार्ज रखूँगा फील्ड के अंदर तो ये इसकी तरफ ही आएगा। तो फिर हम जब सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है तो अ, हम फिर इस तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ड्रा करते हैं। ठीक है। तो यानी बाज़ दफ़ा प्लस क्यू और माइनस क्यू की लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, हमें एरो से खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है। अब लेट्स सपोज मैंने इस तरह की लाइंस लगा दी, इसका क्या क्या मतलब है कि पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। पॉजिटिव इधर है। सही है। और नेगेटिव किधर है। ये प्लेट्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के फॉर्म में है तो फिर उसके लिए इस तरह है। ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। अच्छा, सो देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव की तरफ क्या है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव, यानी टेल जो है वो पॉजिटिव की तरफ है और जो एरो हेड है
वो नेगेटिव की तरफ है, इसमें भी इस तरह ही है। सही, इसको कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। सही है, और इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ओके, सो ये तो हुआ फील्ड के बारे में कि ये जो दायरा मैंने ड्रा किया है ये रियल में सारा नहीं होता, ये तो हम जिस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शेडेड रीजन जो है, जो पता नहीं कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है क्या है, तो इस शेडेड रीजन के ये जो है सारा फील्ड है। सही, और अब इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो दोनों पे जो फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी द फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम इसकी वैल्यू हम 1 कूलम लेते हैं, तो इस वजह से हम इसको यूनिट, ठीक है, और ये लेते भी पॉजिटिव हैं, तो हम इसको कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट 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 1 की वजह से इस वैल्यू 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव होता है तो इस वजह से फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज। सही, तो इसको, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो उसके कहने का मकसद ये है कि उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। यानी एक बंदा मुक्का मारता है, सही, तो जितने जोर से मुक्का मारेगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा है, कुव्वत पावर उसमें इतनी ज़्यादा है। सही है, तो यहाँ पे भी ये है, जितने जोर से उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, दोनों केस में। सही, तो हम ये कहेंगे कि इसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से। ठीक है, अच्छा, सो अब ये देखिए, ये लाइंस जो नज़र आ रही हैं, ये टेस्ट चार्ज की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम एरो को बाहर की तरफ ड्रा करेंगे। अगर टेस्ट चार्ज अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो हम फिर इसको इनसाइड ड्रा करते हैं। ठीक है, आउटसाइड ड्रा नहीं करते। सही, ओके, अब ये तो इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। ये जो यहाँ पे टेस्ट सोर्स चार्ज है, इसको हम, चूंकि ये एक ही चार्ज था, तो इसको हम पॉइंट चार्ज कह देंगे। सही है, पॉइंट चार्ज। अब ये जो है ये अब लाइन चार्जेस हैं। देखिए, लाइन वो असल में एक पॉइंट बना रहा है, पॉइंट, इस वजह से उसको पॉइंट चार्ज करें, और ये पूरा लाइन बना रहा है। द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, सो इसको हम कहते हैं लाइन चार्जेस। सो प्लस 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 ये सारे जो है लाइन चार्जेस, और ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हम इसको पॉजिटिव प्लेट चार्ज प्लेट कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, ये प्लेट के फॉर्म में है, प्लेट। सही, यानी लाइन के फॉर्म में, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट। सही, अब मैंने आपको बताया था कि चार्जेस, जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, इस तरह। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये तीनों जो हैं, ये वाले तीनों, ये इसमें थोड़ा टेढ़ापन आया है। सही है, तो ये आपको पता है कि जब यानी अब ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये इसको भी रिपल करता है और इसको भी रिपल करता है। ठीक है जी, इसी तरह ये इसको भी रिपल करता है और इसको भी रिपल करता है, तो जिसकी वजह से ये सीधा रहते हैं, यानी जो दरमियान वाले हैं ये सीधा रहते हैं। जैसे जैसे हम एजेस की तरफ जाते जाते हैं, अब ये देखें, ये पूरा एज की तरफ है, यानी साइड की तरफ, ये फिर थोड़ा इसके करीब है, ये इसके थोड़ा उसके करीब है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी होगा, मगर यहाँ पे शो नहीं हुआ, ये असल में अभी ये जारी है। ठीक है, उस वजह से शो नहीं हुआ, अगर इसका एंड होता तो इसमें भी यहाँ इस तरह की, इसको बल्जिस कहते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह। ठीक है, सो ये इसकी वजह से जो फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अब ये नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा, ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है और यूनिफॉर्म फील्ड क्या है? फील्ड की दो किस्में हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा ना अभी, कि वो एरिया होता है इस vicinity around the point charge or the line charges where the influence of
द टेस्ट चार्ज हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड, यानी अगर कोई भी चार्ज हम उधर रखें तो उसको या अट्रैक्शन मिले या रिपल्जन मिले, इसको, इस रीजन को, इस एरिया को, इस इलाके को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। हम कहते हैं कि इस चार्ज के इलाके के अंदर है, जहाँ पे उसका जोर चलता है। सही। तो अगर अब मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूंगा तो ये इस इलाके से, इस रीजन से, इस फील्ड से बाहर चला गया है, तो इसका मतलब ये है कि इस इलाके में नहीं है। ओके। सो तो मैं ये कह रहा था कि ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म इसे कहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूँ और फिर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूँ और फिर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ, यानी इस लाइन पे रखूँ, इस तरह। ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे रखूँ, चाहे यहाँ पे रखूँ, चाहे यहाँ पे रखूँ। सही है। तो इसको एक ही जैसा फोर्स एक्सपीरियंस करें। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो बराबर है। सही है ना। तो इन फॉर एग्जांपल अगर इसको 1 न्यूटन पर कूलम इसकी इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी है यहाँ पे, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स इसको मिला है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तब भी इसको 1 न्यूटन फोर्स ही मिलेगा, अगर यहाँ पे रखूंगा तब भी 1 न्यूटन फोर्स मिलेगा, यहाँ पे रखूंगा तब भी 1 न्यूटन, यहाँ पे रखूंगा तब भी 1 न्यूटन। अब मैं यहाँ पे रखूंगा तो अब 1 न्यूटन नहीं होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर रखूंगा तो अब भी 1 न्यूटन नहीं होगा, अगर यहाँ पे रखूंगा तो अब भी 1 न्यूटन नहीं होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक फासला इसके मुकाबले में ज़्यादा है, यहाँ की से यहाँ तक का फासला इसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो इस वजह से अब ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी मैं एक ही लाइन में चल रहा हूँ, मैं सीधा एक ही लाइन में चल रहा हूँ इस तरह। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो फासला सेम है, मगर अगर फील्ड को देखें तो फील्ड इसके मुताबिक नहीं है। सही है ना। तो इस वजह से इसको हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डिफरेंस ये हुआ कि वो इलाका, वो रीजन के जिसमें मैं परपेंडिकुलरली जाऊं। परपेंडिकुलरली का मतलब है कि मैं 90 डिग्री बनाऊं। देखिए मैं यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी। ठीक है। अगर परपेंडिकुलरली जाऊं और मुझे एक ही जैसा फोर्स, यानी टेस्ट चार्ज को एक ही जैसा फोर्स मिले, ठीक, तो इसको, इस रीजन को मैं यूनिफॉर्म कहूँगा। और अगर कहीं पे मैं एक ही लाइन में चल रहा हूँ और फिर भी वो फोर्स कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि अब यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। ठीक है। तो वो इलाका है कि जिसमें चार्ज को एक जैसा एक्सपीरियंस फोर्स नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि वो रीजन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये वाला रीजन नॉन यूनिफॉर्म है और ये वाला। ठीक है। तो ये बात याद रखें कि जब भी इस तरह पैरेलल प्लेट्स चार्ज होते हैं, इसको पैरेलल प्लेट चार्ज कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे ये जो साइडों पे हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा, और सेंटर में इस रीजन में यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ यहाँ पे फिर जो है उसके रीजन मैंने बता दिया कि एजेस में फिर वो चार्जेस इस तरह थी, क्योंकि इसको रिपेल करने वाला, ये तो इसको रिपेल कर रहा है मगर इसको रिपेल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। इसी तरह ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपल कर रहा है मगर वो इससे बहुत दूर है, तो इस वजह से इसकी रिपल्शन थोड़ी कमजोर है, तो वो इसको टिल्ट इतना, ये फिर भी सीधा नहीं होता। ठीक है। इसी तरह ये इसको रिपल कर रहा है, ये भी इसको रिपल कर रहा है मगर इसकी रिपल्शन थोड़ी कमजोर है, तो उस वजह से ये सीधापन इसमें नहीं है। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पे वो इसमें सीधापन आ जाता है। सही है। अच्छा। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसके मुताबिक कूलम, कूलम इस फोर्स को डिफाइन करता है कि ये जो फोर्स है, ये कौन है यार, मुर्तजा एंड नवीद। अच्छा। सो कूलम, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि force between a source charge and a positive charge is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them.
क्या मतलब है? मतलब ये है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, सही है। ये सोर्स चार्ज है और ये वाला टेस्ट चार्ज है, सही है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी इन दोनों का जो ज़रब होगा, सही, मल्टीप्लिकेशन, तो जितना इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड का, यानी अगर ये 10 कूलम है फॉर एग्जांपल और ये 1 कूलम है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 से 10 आता है। और इसके मुकाबले में दूसरा मैं लेता हूँ, ठीक है, वो 5 कूलम है और इसका टेस्ट चार्ज जो है वो 1 कूलम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 5 आता है। तो जितना प्रोडक्ट इन दोनों के मैग्नीट्यूड का ज़्यादा होगा, उतना उस इन दोनों में फोर्स ज़्यादा होगा। अब कौन सा फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 आ रहा है, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी, ये बहुत ज़्यादा दूर इसको फेंक देगा। और इसमें इसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सही है। तो मगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का, वो इसके मुकाबले में कम है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल 2 फीट फासला तय करता है, तो ये 1 फीट फासला तय कर लेगा इसकी रिपल्शन की वजह से, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, सही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जितना ये दूर होंगे उतना फोर्स कमजोर होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। जितना इन दोनों के बीच फासला ज़्यादा होता जाएगा, फोर्स उतना कमज़ोर होता जाएगा, और जितना इन दोनों के बीच फासला कम होता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो ज़्यादा होता जाएगा। तो कूलम लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू के क्या है, के जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी इन दोनों के बीच क्या पड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच क्या है, यानी अगर इन दोनों के बीच एयर है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच एयर है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ और होगा। अगर इन दोनों के बीच फॉर एग्जांपल मैं ऑयल रख दूं, ठीक है, या इन दोनों के बीच में कोई और गैस रख दूं, तो फिर ये जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो यानी चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों के बीच वाटर रख दूं, सही, या इन दोनों के बीच लकड़ी रख दूं, वुड रख दूं, तो इन सब के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, हालांकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 आएगा, सही है, मगर यहाँ पे भी प्रोडक्ट 10 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट 10 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट, यहाँ पे, मगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सब के लिए अलग अलग होगा, बिकॉज ऑफ दिस मीडियम प्लेस बिटवीन दिस फोर्स एंड टेस्ट चार्ज, सही। तो इनमें ये एक के मीडियम को शो करता है, इन दोनों के बीच क्या मीडियम है, ये क्यों जो है सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है, क्यों नॉट टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, आर जो है ये रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज, ये आर है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच आर है, ये इन दोनों के बीच ये आर है, सही है। सो अच्छा, यहाँ पे चूंकि फोर्स का ई का फार्मूला क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो आप देखें कूलम की वजह से यहाँ पे भी क्यू नॉट है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वो क्यू नॉट इस क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ई का फार्मूला आएगा कि क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वो क्यू नॉट जो यहाँ पे था वो यहाँ पे भी क्यू नॉट था, ये वाला, तो इस क्यू नॉट के साथ कैंसिल होंगे, कि क्यू नॉट और आर स्क्वायर आ गया, सही। अच्छा, अब ये जो है यानी उसका वो है, अगर दो चार्जेस हैं, सही है, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सही? दो सोर्स चार्जेस, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही सोर्स चार्ज था, सही। अब दो सोर्स चार्जेस हैं, तो चलो देखते हैं कि अगर दो सोर्स चार्जेस हैं और टेस्ट चार्ज एक ही है, टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। सो अब अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक है और सोर्स चार्जेस दो हैं, तो क्या होगा। अच्छा, अब ये एक सोर्स चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, और ये भी एक सोर्स चार्ज है जो कि नेगेटिव है, और टेस्ट चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, सही है, जो कि इन दोनों के बीच फासला जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच फासला जो है वो
6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होगा वो 11 सेंटीमीटर 11 मीटर होगा, मीटर में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 11 मीटर होगा। सही। अब अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे अप्लाई हो रही है, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो वो भी अप्लाई, वो भी फाइंड करें, और इसकी वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रही वो भी फाइंड करें, और फिर इन दोनों कंबाइन जो इस पे इफेक्ट हो गया, इन दोनों की से जो कंबाइन इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगी वो भी आप लोगों ने फाइंड कर, यानी ये अगर ये दोनों होंगे और ये यहाँ पे पड़ा है तो वो इधर जाएगा या उधर जाएगा, क्योंकि ये एक इसको रिपेल कर रहा है और दूसरा इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मसला ये है। सही है, दोनों। अच्छा, Q1 जो है वो 1 माइक्रोकूलम है, ये वाला, और Q2 ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका है 2 माइक्रोकूलम। सही। सो ये इससे चार्ज के हिसाब से बड़ा है, और ये पॉजिटिव है। आपको पता है टेस्ट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेगा, मगर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट चार्ज को हम कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको दूर फेंकेगा। तो अब इन दोनों कंबाइन अगर हैं तो ये फिर किस तरफ जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह है कि एक मेज है, ठीक है, तो टेबल है, और टेबल पे दो बंदे यहाँ पे और एक बंदा यहाँ पे। ठीक है, ये इसको हाँ, अपनी तरफ खींच रहा है और ये दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये किस तरफ जाएगा, बस कहने का मकसद ये है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है इन दोनों के फोर्सेस पे। अगर इसका इस अकेले का एक का फोर्स इन दोनों से ज़्यादा है तो ये मेज इधर चला जाएगा, और अगर इन दोनों का फोर्स से ज़्यादा है तो वो मेज इधर चला जाएगा। तो इसकी ये यही मिसाल है। ठीक है, दो वो हैं और दोनों इसको, एक इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दो एक इसको रिपेल कर रहा है। जो अट्रैक्ट कर रहा है वो उसकी मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, ये देखिए, इसकी 2 माइक्रोकूलम है, इसकी 1 माइक्रोकूलम। तो चलो 2 से, तो E2 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 2, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ये क्यू जो है वो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है। सही। तो अच्छा, ये के की वैल्यू कांस्टेंट है, ये आप लोग याद कर लें, 8.9, या इसको 9 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ सही है, 8.98 या 9, बस एक ही चीज़ है। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ अच्छा, और क्यू की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। अगर आप देखें तो मैंने माइनस इसके साथ नहीं लिखा, क्योंकि ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, बाकी मैग्नीट्यूड से इसका कोई लेना देना नहीं है। सही है। अच्छा, सो और आर इन दोनों के बीच, इस और इसके बीच जो फासला है वो कितना है, देखिए 6 मीटर है, तो 6 स्क्वायर मैंने लिखा है, इससे ये आंसर आ गया। अच्छा, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो निशान होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो ये होगा। सही है। अच्छा, अब E1 फाइंड करते हैं। इसके लिए भी यही फार्मूला है कि Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के का मैंने आपको बताया 9 × 10⁻⁹ सही। और 1 है, 1 माइक्रो है, और माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 लगाते हैं, तो 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई, अच्छा आप देखें फासला वो 11 है, अब 11 है। तो इसमें दो नुकसान हुए, एक तो ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड इससे, इसकी मैग्नीट्यूड कम है, इसकी ज़्यादा है। दूसरा, इससे इसका जो फासला है वो भी ज़्यादा है, देखिए 11 है, तो 11 स्क्वायर। तो इसका देखिए जो ई है वो बहुत कम आ रहा है, 0.7, दो वजह से, एक तो ये मैग्नीट्यूड कम है और दूसरा फासला भी ज़्यादा है, तो फासला इन्वर्सली रिलेटेड है। सही। सो 0.7 ये, तो इसका जो वो होगा एरो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये होगा। सही, इस तरफ, क्योंकि रिपल्जन हो रही है। तो देखें E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है, तो नेट जो E होगा वो ये होगा, ब्लू निशान में जो, यानी ये इससे इतना ज़्यादा है। ठीक है ना, समझ आ रही है कि नहीं? यानी 5, अगर आप इसको ड्रा करें तो 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करें जो कि इस तरफ होगा, और 0.7 सेंटीमीटर दूसरा लाइन ड्रा करें जो कि इस तरफ होगा। सही है ना? तो ये वाला पोर्शन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप लोगों के पास ये रह जाएगा, ये नेट ई होगा। अगर यहाँ पे देखें तो E2 माइनस E1, E2 की मैग्नीट्यूड ये है और E1 की मैग्नीट्यूड ये है, E2 माइनस E1 करने तो इससे ये आ गया।
4.3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। ई का मैग्नीट्यूड न्यूटन पर कूलम होता है। सही। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कि द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सही। यानी कितना काम करना होगा किसी भी एक्सटर्नल फोर्स ने कि वो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाए। देखिए मैं आपको आसानी से ये समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। सही। ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पे है पॉइंट चार्ज। सही। आपको पता है कि जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा और हाथ हटा दूंगा तो ये इसको इस तरह पुश करेगा और बाहर फेंक देगा इसको। सही। तो इसमें कितनी वर्क डन हुई, यानी कितना काम मैंने किया? मैंने कुछ भी काम नहीं किया। मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे रखा और यहाँ तक ले जाने, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मैंने कोई काम नहीं किया, वर्क डन नहीं किया। अच्छा अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज को लाना चाहूँ तो ये खुद ब खुद नहीं आएगा। यही टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है। तो अब ये खुद ब खुद नहीं आएगा, अब मुझे काम करना होगा। तो देखिए काम तब करने की जरूरत पड़ती है जब आप अगेंस्ट द फील्ड जाएं। अगेंस्ट यानी मुखालिफ जाएं, अगेंस्ट द फील्ड जाएं। फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप उसके उलट जा रहे हैं तो आपको अब काम करना होगा। इस काम को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मुखालिफ सिमत में आप जा रहे हैं। सो द वर्क डन रिक्वायर्ड in moving a charge from one point to another point against the electric field, this is called what? Electric potential। सही है। वो काम, उसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस चार्ज को मैंने, ये टेस्ट चार्ज है Q0, इसको मैंने पॉइंट बी से, ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आया, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर आया। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोर्ट। ये वो काम है। ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। सही है, इसको डेल्टा वी बी मैं कह सकता हूँ। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ वर्क, आपने मैट्रिक में ये पढ़ा होगा, वर्क डन है वो एफ डॉट डी हमने पढ़ा था या एफ डॉट एस हमने पढ़ा था ये। ठीक है। तो ये वर्क डन की डिफिनीशन। तो अब इसमें वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला फोर्स है वो पुट करेंगे। देखिए अब वो फोर्स क्या है, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू है ना। तो एफ किस चीज के बराबर हो, एफ ई इंटू क्यू के बराबर होगा। तो एफ की बजाय मैंने क्या लिख किया, ई इंटू क्यू लिख दिया और ये जितना फासला तय हुआ वो लिख दिया। ठीक है ना। अब ये माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है, ये वाला जो माइनस है ये इस बात की निशानदेही है कि आप काम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर, यानी इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। सही। तो ये इसलिए ये माइनस आ गया इसमें। ठीक है ना। तो ये क्यों, अच्छा ये cos थीटा आपको पता है कि इन इन दोनों के बीच जो ई और डी के बीच जो थीटा है वो देखिए ई इस तरफ है और फासला इस तरफ तय हो रहा है। तो कितना एंगल हुआ, इसमें एंगल हुआ 180 डिग्री में। ठीक है। ई का ये है एरो वेक्टर और फासला इस तरफ तय हुआ तो इन दोनों के बीच 180 डिग्री। तो 180 डिग्री cos 180 डिग्री माइनस के बराबर है, इस माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया। सही है। ये
सो इस इन दोनों को कंपेयर करें, ये भी ये क्यू वी ये है वर्क डन, सही है, और ये वर्क डन इसके बराबर, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी बराबर हैं, सही। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इसमें क्यू डेल्टा वी क्यू, ठीक है, ये क्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सही, और ई डी आर बन गया, तो इसका मतलब ये है कि वी, ये डी असल में स्मॉल की दी शो की है, तो डी डी ना लिखें, वी इज इक्वल टू ई या डी आर ना लिखें, आर, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, इस तरह भी आप कह सकते हैं, या वी इज इक्वल टू ई आर, इस तरह भी आप कह सकते हैं। क्यों, वो क्यों इसके साथ कैंसिल हो गए, सही। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना आप दूर जाते जाएंगे उतनी कमजोर होती जाएगी, सही है। और जितना आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका सोर्स चार्ज के करीब होगा, तो उतना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मजबूत होगा। क्या मतलब है, देखिए ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी, सही। तो आप जितना दूर होते जाएंगे उतना जो है, यानी जितना दूर होते जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कमजोर होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जितना करीब होंगे, यानी डी जितना कम होगा, ई उतना ज्यादा होगा, सही। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो जितना आप देखिए, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, तो इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज्यादा है। तो ई का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स दी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मतलब। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब ये है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। यानी वो सर्विस कि जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है उसको इक्वी पोटेंशियल, इक्वल को कहते हैं, पोटेंशियल आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहते हैं। तो देखिए, ये अब फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये एक, और ये दूसरा, और ये फॉर एग्जांपल तीसरा, ठीक है। ये फील्ड के अंदर मैंने सर्कल्स ड्रा किए, अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूँ, या यहाँ पे रखूँ, या यहाँ पे रखूँ, या यहाँ पे रखूँ, या यहाँ पे रखूँ, फोर्स इन तीनों पे, इन चारों पे एक ही जैसा अप्लाई होगा। इस वजह से इसको मैं यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, तो इस वजह से मैं इस सर्कल को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रखूंगा तो इन दोनों का सेम होगा, अगर यहाँ पे रखूंगा इन तीनों का सेम होगा, अगर यहाँ पे रखूंगा इन चारों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि फासला सेम है, फासला सेम है, ठीक है ना। तो तो ये भी ये दूसरा वो है इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि हर पॉइंट में मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो एक ही जैसा आपको रिजल्ट देगा, सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई, यहाँ पे मीडियम, और यहाँ पे लो। मैं बता रहा हूँ कि जितना आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा, सही है ना। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। मगर ये अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, देखिए ये पूरा लाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, चाहे मैं यहाँ पे रखूँ, चाहे मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज यहाँ पे, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला आपस में इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है, इस वजह से इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, सही है। और ये देखिए, ये लाइन चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और ये पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला सर्कल इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला सर्कल इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला सर्कल भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मगर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ उससे भी कम होगा, सही। ये बात आपको याद रखनी।
यूनिफॉर्म फील्ड कैसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सही। अच्छा, सो अब इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, तो ये हम इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। सही। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर हम 10 मिनट ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद मैं आपको दूसरा लिंक शेयर कर दूंगा।